कहते हैं इंसान का जो शौक़ होता है वह शौक़ तब तक सही है जब तक वह लिमिट में रहे, लेकिन वह जो शौक़ लिमिट को बढ़ावा देता है तो उसी वक्त इंसान की ज़िंदगी में उलझने भरी मुसीबत आने में टाइम नहीं लगती। लेकिन जो मुसीबत आता है उसको झेल पाना उस इंसान की बस की बात भी नहीं होती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि जिस वजह से एक महिला ही अपने शौक़ को अपनी ज़िंदगी का जरिया बना देती है, जिस वजह से वह लालच में इस कदर पागल सी हो जाती है कि उसी की महिला की होता है निर्मम तरीके से भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आज की जो घटना है यह घटना आपकी वजह से काफ़ी लोगों तक भी पहुंचाया जा सके, क्योंकि यह घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ही सिंगरौली ज़िला लगता है और उसी का ही चितरंगी एक थाना लगता है और उसी का एक धवई गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 11 नवंबर 2021 का है। लगभग वही दोपहर का 1 बजे के आसपास टाइम होता है। तो धवई गांव के एक व्यक्ति होता है जो मौके पर साइकिल लेकर अपने गांव के बाहर एक रोड होता है, उसी रोड से जा रहा होता है। मौके पर वहां खड़ा हो जाता है, चारों तरफ निगाह दौड़ाता है तो उसके मन में कुछ आशंकाएं होती है कि आखिर यह जानवर है कि गंध कहां से आ रही है। कहीं जानवर की डेड बॉडी लग रहा, कहीं पड़ी हुई है, लग रहा काफ़ी पुरानी है। और इसी वक्त वह जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति आके अपनी साइकिल बढ़ा लेता है, लेकिन जब बढ़ाता है तो वहाँ पर एक झोपड़ी होता है। उस झोपड़ी में एक महिला होती है जो काफ़ी सालों से उस झोपड़ी में बनाकर मौके पर निवास कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसको कुछ और ज़्यादा ही गंध का आभास हो जाता है। लेकिन जैसे ही झोपड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है, सोचता हो सकता है कोई जानवर की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई हो और काफ़ी दिन हो गए हो, इसीलिए जानवर का डेड बॉडी जो होता है सड़न की अवस्था में आई होगी तो गंध फैलना शुरू हो गया। वह व्यक्ति सोचता है और यही सोचकर उसी समय झोपड़ी का जो दरवाज़ा होता है मौके पर टाटीनुमा, उसको वह खोल लेता। लेकिन जैसे अंदर जाता है तो नज़ारा देखता है, देखने के बाद वह एकदम दंग सा रह जाता है। ऐसा लगता है उसकी आंखों के सामने जो होता है अंधेरा सा हो गया और तुरंत ही उसी समय अपना फ़ोन निकालता है। निकालने के बाद अपने जो नज़दीकी थाना पड़ता है अब चितरंगी में फ़ोन कर देता। वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हों को फ़ोन करके कहने लग जाता है कि साहब हम धवई गाँव से बोल रहे हैं, हमारे गांव के बाहर एक महिला है रसवंती का झोपड़ी जो होती है, लेकिन रसवंती का डेड बॉडी जो होता है इसी झोपड़ी में एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से सड़ की अवस्था में आ चुका है। अब यह बात जैसे ही चितरंगी के थाना प्रभारी सुनने के बाद उसी समय बिना देर किए अपने से बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको भी सूचना भेजवा देते हैं। अब सूचना पाते हैं तो वह भी तुरंत ही अपनी टीम से जो होता है बिना देर के थाना प्रभारी जिप्सी निकालते हैं। निकालने के बाद अब धवई गांव के जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो बाहर से दिख जाता है कि मौके पर उसी जगह तो भीड़ लगा हुआ है। अब भीड़ को देखकर वह समझ जाते हैं कि घटनास्थल यही है। और जैसी घटना को देखने के बाद थाना प्रभारी तुरंत ही उसी समय उस घटनास्थल की तरफ बढ़ जाते हैं तो भीड़ काफ़ी गहरों से लगा होता है। लेकिन भीड़ अब जैसे ही पुलिस की जिप्सी को देखती है तो अपने आप छट सा जाती है। अब इधर थाना प्रभारी अंदर दाखिल होते, झोपड़ी के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि एक चारपाई है और उसी के नीचे जो होता है एक महिला का डेड बॉडी सड़गड़ अवस्था में मौके पर पड़े होते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के नाकों में मौके पर रुमाल होता है। तो यह थाना प्रभारी इस हस को देखते हैं, देखने के बाद उनको पूरा यकीन हो जाता है कि जो भी हत्यारा होगा बड़े बेरहमी से इस महिला के साथ पेश आया होगा। पुलिस की टीम वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देती है और जब पूछताछ किया जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति यही बताते कि साहब असल में हमें भी शंका हो रहा था, लगभग 3 से 4 दिन पहले जो होता है इस इलाके से काफ़ी ज़ोरों से गंध आना शुरू हो गया था। लेकिन जब आज गंध ज़्यादा बढ़ा तो इसकी भनक इस आदमी को लगा
यह बात सुनते थाना प्रभारी तुरंत ही उस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो साथ साथ होता है उस झोपड़ी का अच्छे से निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगता। आखिर पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिर इस महिला की हत्या कैसे की गई और हत्यारा कौन था। पुलिस की टीम इसकी जो सूचना होता है तुरंत ही अपने बड़े अधिकारी को भिजवा देती है, लेकिन बड़े अधिकारी जैसे खबर पाते हैं तो उसी समय वहाँ भी पहुँच जाते हैं। पुलिस की टीम इधर महिला के डेड बॉडी को चेक करने के बाद अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है जब उस महिला के आपबीती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी पाती है, पता चलता है असल में जो महिला होती है जिसका नाम रसवंती होता है और जिसकी उम्र लगभग वही 42 से 43 साल के आसपास होता है। ठीक कुछ साल पहले जो होता है अपने पति को हमेशा मेरे साथ छोड़कर अपने भाई के पास तो आती है, लेकिन भाई से कुछ अनहोनी वाली बात होने की वजह से यह अपने एक लगभग 10 साल के एक बेटे के साथ जो होता है इसी झोपड़ी में आकर रह रही होती है। यह बात सुनते थाना प्रभारी जो होते हैं सुनने के बाद उनको भी यकीन तो नहीं था कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर इस महिला की हत्या किस तरीके से और कैसे हो गई। अब पुलिस जो थी वहाँ से तुरंत ही अपने थाने में लौट आती। आने के बाद पुलिस के सामने इधर जो होता है रसवंती का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, लेकिन उसी रिपोर्ट में साफ साफ तौर पर लिखा होता है कि रसवंती की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है। अब पुलिस की टीम बस समझ जाते कि बस करो रसवंती का किसी का साथ लेना देन जरूर होगा। अब पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के थाने की ही तहरीर पर उसी समय अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम उस केस की छानबीन करने के लिए लग भी जाती है। इधर थाना प्रभारी जो होते हैं 3 टीमों का गठन करते हैं। 3 टीमें जो होती हैं अपने अपने हिसाब से जाती है जांच पड़ताल करने के लिए। पुलिस की एक टीम जाती है। अब धवई गांव जब पहुंचती है तो काफ़ी लोगों से पूछताछ शुरू किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है तो उस समय यह जानकारी पुलिस को नहीं दे पाता कि आखिर इस महिला के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन पुलिस जो होती है जब उस समय उस झोपड़ी का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो पुलिस के सामने एक व्यक्ति ने अहम बात रखी थी। वह व्यक्ति जो था पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब इस महिला के झोपड़ी में कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं होता, बस यह महिला जो होती है एक टॉर्च और साथ में एक मोबाइल के भरोसे अपनी बच्चे के सहित अपनी ज़िंदगी इसी झोपड़ी में जी रहा होता। लेकिन पुलिस जब यह जानकारी पाती तो वह भी सोच पड़ जाती कि आखिर इस महिला के घर में ना तो कोई मोबाइल हाथ लगा और ना तो कोई जो होता है टॉर्च हाथ लगा। आखिर वह टॉर्च वह मोबाइल गया कहाँ। पुलिस को भी यह बड़ा संजिश में डाल देती है। पुलिस को भी लगने लग जाता कि जो भी हत्यारा होगा उसी हत्यारे ने मोबाइल और साथ में टॉर्च अपने जेब में रखकर कहीं ना कहीं ले गया होगा। अब पुलिस जो होती है तो उस समय इस केस को जांच पड़ताल करने के लिए जब पूछताछ शुरू कर देती है तो काफ़ी क्रू तो मिलते हैं, लेकिन जो क्रू चाहिए पुलिस को वो क्रू नहीं मिल पाता है। लेकिन पुलिस की टीम होती है इधर रसवंती के हत्यारे के में जब जाँच पड़ताल में उलझती है तो उलझते लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि इस समय रसवंती का जो मोबाइल होता है और साथ में उसका जो टॉर्च होता है मौके पर एक जुट्टा होता है उसी जुट्टे में पड़ा हुआ है। और पुलिस जैसे जान पाती है तो उसी समय पहुंचती है, दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है। लेकिन पुलिस अब को यह शंका हो जाता कि बस करो जहां पर यह मोबाइल और टॉर्च पड़ा हुआ था इर्द गिर्द जितने भी मौके पर घर होंगे हो सकता है वही निशाने पर हो। पुलिस की टीम जैसी शंका होती है, शंका होने के बाद बिना देर के मुखबिर को भी लगा देती है जांच पड़ताल के लिए। लेकिन मुखबिर जब लगते हैं तो काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन गांव वाले खुले तौर पर मुखबिर के सामने पेश नहीं आते। लेकिन कुछ खबरी ऐसे होते हैं बड़े चालाकी भरे कदम उठा लेते हैं और इन्हीं चालाकी भरे कदम जो होता है उनका काम कर जाता। उन्हीं के द्वारा पता चलता कि आखिर रसवंती जो होती है इसी झोपड़ी में एक छोटा सा किराने की दुकान रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन उसी दुकान के सहारे जो होता है मौके पर संबंध का भी सिलसिला बना लेती है। कई लड़कों के साथ उसका उठका बैठका भी होना था। अब पुलिस के जैसे ही यह सूचना मिलती है बस पुलिस को पूरा ही अब विश्वास भी हो जाता है, बस करो जो भी यह कांड किया होगा ज़रूर रसवंती के साथ संबंध में रहकर काम किया होगा। कोई भी व्यक्ति होगा दंग आने की वजह से रसवंती के साथ ऐसा कारनामा किया होगा। पुलिस जो होती है इसी अब जो होता लाइन पे जांच पड़ताल शुरू कर देती कि आखिर रसवंती के करीब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो रसवंती के साथ हमेशा बना रहता था। और पुलिस इसी समय मुखबिर को और टाइट कर देती है, मुखबिर लग जाते हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है लेकिन मुखबिर के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगता। लेकिन मुखबिर काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे मेहनत करते करते 1 हफ्ते का वक्त निकल जाता है। तभी मुखबिर के सामने एक चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। उसी रहस्य के द्वारा पुलिस को पता चल जाता कि असल में
इसी जो धवई गांव है, धवई गांव का ही रहने वाला होता है एक प्रिंस यादव, अब जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। मौके पर शादीशुदा भी है, लेकिन शादीशुदा के बावजूद भी वह जो होता है रसवंती के पास उसका बराबर आना जाना बना होता है। अब पुलिस को जैसे ही इतना सूचना मिलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उसी समय इधर प्रिंस यादव का मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल नंबर का पूरा जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी CDR डिटेल में बड़ा ही चौंकाने वाला सुरंग मिल जाता है, क्योंकि उसी से यह पता चल जाता है कि प्रिंस यादव और साथ में रसवंती के बीच फ़ोन पर लगभग कई दिनों से और कई बार बात होते रहते थे। पुलिस को जो शंका होता है प्रिंस के ऊपर पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ठीक 15 दिन पहले जो होता है प्रिंस यादव का जो मोबाइल होता है मौके पर बंद हो जाता है और रसवंती से बात होना भी बंद हो जाता है। और पुलिस का जो शंका होता है और गाढ़ा हो जाता है कि बस करो, इसमें जो भी हाथ होगा सिर्फ प्रिंस का ही होगा। पुलिस की टीम जो होती है अब प्रिंस की तलाशी करने के लिए उसके घर पर जब धावा बोलती है, पता लगता है प्रिंस जो होता है 2 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब पुलिस का जो शंका होता है प्रिंस के ऊपर और टिक जाता है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यह निकल कर आ जाता है कि आखिर प्रिंस जो होता है वह गया तो गया कहाँ। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है प्रिंस के माता पिता से और कड़ाई से पूछताछ जब शुरू कर देती है। पूछताछ करने के बाद बस इतना पता लगता है कि वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गया। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसके जितने भी अपने रिश्तेदार होते हैं उनका फ़ोन नंबर लेकर उनके घर पे कांटेक्ट करती है, लेकिन कुछ रिश्तेदार के घर कांटेक्ट करती है, कुछ के नहीं करती है। लेकिन तब भी पुलिस को वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। और ऐसे तलाशी करते करते मुखबिर के ऊपर जब और कड़ा पहरा लग जाता है कि प्रिंस को कहीं से भी अपने कस्टडी में लिया जाए, तो मुखबिर भी लग जाते हैं। उसी पुलिस का मेहनत भी काफ़ी रंग भी ला लेता है। और इसी बीच पुलिस के हाथ प्रिंस लग भी जाता है। लेकिन जब लगता है जब थाने में प्रिंस को लाया जाता है तो पहले पुलिस जो होता है प्रिंस को देखती है, उससे कुछ लफ्ज़ उड़वा लेती है। लेकिन प्रिंस पुलिस को देखते ही एक बार उसका जो चेहरे का जो रंग होता है पूरी तरह से बदान सा हो जाता है। और पुलिस के सामने प्रिंस यादव पहले बरगराने की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस उससे अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर देती तो बिना देर किए पुलिस के सामने जो होता है प्रिंस टूट जाता है। और उसी समय अपना एक करीबी दोस्त होता है जो उसी की गांव का रहने वाला होता है अजीत यादव। अजीत यादव का जैसे ही नाम लेता पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के अजीत यादव को उसके घर से उठा लेती है। उठाने के बाद थाने लड़के ने अजीत यादव जैसे प्रिंस को अपने सामने पाता है तो वह भी समझ जाता है कि बस करो, प्रिंस यादव ने लग रहा पुलिस के सामने पूरी तरह से अपनी सच्चाई रख दी। और इसी में हमारी भलाई है कि हम भी बिना देर के पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल चले। लेकिन हाँ, पुलिस के सामने जो सच्चाई इधर प्रिंस यादव और साथ में अजीत यादव रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोग भी थर्रा जाते हैं। असल में रसवंती जो होती है, रसवंती की जो शादी होती है ठीक कुछ साल पहले जो होता है उसके अपने भाइयों के ही बलबूते हो जाती है। लेकिन इधर रसवंती जब अपने ससुराल में जाती है, ससुराल में जाने के बाद लगभग 4 साल का तो वक्त बड़े आराम से निकल जाता है। लेकिन इसी बीच रसवंती को एक जैसे बेटा होता है। बेटा होने के बाद उसके पति के साथ जो होता है उसका बनना भी कम हो जाता है, जिसकी वजह झगड़े तकरार हो जाते हैं। लेकिन इतने झगड़े तकरार हो जाते हैं कि वह अपने पति को हमेशा छोड़कर अपने भाई के पास आ जाती है। लेकिन उसका जो अपना भाई होता है वह भाई अपनी बहन को अपने घर में जो होता है दाखिला दे देता है। और उसी समय रसवंती अपने भाई के ही साथ अपने ही मायके में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रहने लग जाती कुछ वक्त बीतता है, लेकिन इधर रसवंती को भी एहसास हो जाता है कि हमें रात के वक्त जो होता है कुछ ना कुछ शारीरिक सुख की ज़रूरत है, क्योंकि सारे सुख तो उसको बड़े स्वभाव से मिल रहे होते हैं, लेकिन रात को जो सुख होता है वह नहीं मिल पा रहा था। लेकिन रसवंती को तभी ध्यान आता है कि जब हम इस गांव में रहा करते थे तो हमारे इर्द गिर्द हमारी खूबसूरती को देखकर काफ़ी लड़के हमारी तारीफ़ किया करते थे। और इसी बीच रसवंती की जो उम्र होती है वह उम्र लगभग जाकर अब इधर पूरा का पूरा पड़ाव पर पहुंच चुका होता है। लेकिन रसवंती तो उस समय अपने पुराने यादों में अपने युवकों को फंसाने के लिए लग जाती है। और लेकिन तभी उसी में से कुछ जो होते हैं मर्द की ज़रूरत उसको सोच जाती है, तब उसी में से काफ़ी लोगों के साथ करीबी बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस समय रसवंती के जो शौक़ होते हैं रसवंती के शौक़ अपने हिसाब से नहीं पूरा हो पाते हैं। और रसवंती इसीलिए जो होता है काफ़ी लोगों से व्यवहार बनाती है। लेकिन उसी में से व्यवहार बनाने की वजह जो होता है उसके पास जब निकल के आ जाता है तो उसी में से कुछ व्यक्ति होते हैं जो रसवंती के काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन इतना करीब आ जाते हैं कि रसवंती के साथ जाकर उनका संबंध ही बन जाता है। लेकिन जब इस संबंध बनाते रसवंती जो होती है उनसे पैसे की मांग करती है, लेकिन रसवंती की पैसे की मांग को पूरा भी कर देते हैं। और रसवंती का यही शौक़ भी बन जाता कि हर दिन किसी न किसी व्यक्ति से ज़रूर यह रिश्ता रखती और उसके बदले पैसे की मांग करती और पैसे की मांग उसकी जल्द से पूर्ण हो जाती।
लेकिन समय तो बड़ी तेज़ी से भागता है। रसवंती का जो शरीर होता है मौके पर जब जवाब देने लग जाता तो उसी बीच रसवंती को आभास हो जाता कि अब लग रहा हमारे ऊपर से काफ़ी लोगों का निगाह हटना शुरू हो गया। अब इसलिए रसवंती एक बड़ी ही रहस्यमय चाल चलते, उसी चाल के तहत होता है जितने भी अपने आधे उम्र के नौजवान लड़के होते हैं उन्हीं के ऊपर मौके पर डोरे डालने की पूरी कोशिश करती है। और उसकी डोरे डालने की जो कोशिश होती है रसवंती का बड़ा जल्दी से रंग ला लेते हैं। और उसी गांव का ही रहने वाला होता है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव की जो उम्र होती है उस समय मात्र अब 16 साल के आसपास होता है। प्रिंस यादव का अपना परिवार भी होता है, अपना एक छोटा भाई होता है, लेकिन अपनी एक बड़ी बहन भी होती है जो मौके पर शादीशुदा भी होती है। और प्रिंस यादव जो होता है अपने ही गांव में रहकर मौके पर कुछ हमारा लड़कों के साथ उसकी हित व्यवहारी भी बन जाते हैं। लेकिन इसी बीच प्रिंस यादव को भी जब भी पता लगता है तो उसी बीच प्रिंस यादव भी जो होता है अब इधर रसवंती के घर भी आना जाना शुरू कर देता है। आने जाने की वजह से जैसे रसवंती से करीबी बनता है तो उसी बीच इस रिश्ते की जानकारी जो होता है रसवंती को अपने भाई को लग जाता। और जब लगता ठीक 10 साल पहले जो होता है रसवंती को ही अपने घर से निकालने के बाद रसवंती जाती है गांव के बाहर जो होता है एक रोड पड़ता है। उसी रोड के किनारे रसवंती के भाई का अपना जो होता है खुद का एक पुश्तैनी खेत होता है। उसी खेत में जाकर रसवंती झोपड़ी डाल देती है। डालने के बाद अपने परिवार का गुजारा बसारा करने के लिए मौके पर एक छोटा मोटा किराने की दुकान खोल लेती है ताकि जो भी मुनाफा उसे पारिवारिक खर्चा चल सके। और रसवंती जाती है वहीं पर दुकान भी खोलती है और मौके पर उसी से अपना पारिवारिक का खर्चा जो होता है अपने बेटे सहित वहाँ चलाने लग जाते हैं। लेकिन जब चलाने लग जाती है तो रसवंती को आभास हो जाता है कि इससे हमारी पारिवारिक जो खर्चा है चलने वाला नहीं है। और उसको इसी समय कुछ जाकर और प्रिंस के ऊपर भी मेहरबानी दिखाने लग जाती है। और जब प्रिंस मेहरबानी दिखाने लग जाती है ऊपर उसी बीच प्रिंस जो होता है उस झोपड़ी में काफ़ी आना जाना बना लेता। आने जाने की वजह से प्रिंस के ऊपर जो होता है रसवंती का झुकाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि इधर प्रिंस भी रसवंती को देखकर एकदम दीवाना सा हो जाता है। और प्रिंस जो होता है धीरे धीरे रसवंती के झोपड़ी में काफ़ी आना जाना लगा, जिसकी वजह से रसवंती को भी अब टाइम नहीं लगता है कि वह प्रिंस की तरफ झुकाव ना मारे। लेकिन रसवंती उस समय सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में बात सोचती है, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसके जो शौक़ होते हैं रसवंती के काफ़ी बड़े बड़े शौक़ होते हैं। और उसी शौक़ को पूरा करने के लिए इधर प्रिंस को भी अपना हथकंडा बना लेते हैं। लेकिन इसी हथकंडे में जाकर प्रिंस जब फंस जाता तो एक दिन प्रिंस के साथ जो होती है अपनी ही झोपड़ी में इधर अब जाकर रसवंती संबंध बना लेती है। और यह संबंध की जो तृप्त होता है जैसे प्रिंस को लगता है पहला आभास तो प्रिंस अपने आप को बड़ा ही रहस्यमय समझ लेता है। लेकिन उस सिलसिले में इधर जो होती है अपनी मौके का जो फ़ायदा हो रसवंती जो होती है हर वक्त प्रिंस के साथ उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी प्रिंस के साथ रिश्ता रखती तो प्रिंस उसके हाथों में कुछ ना कुछ पैसे पकड़ा देता, जिसकी वजह से इधर रसवंती के भी अपनी ज़रूरत पूरा हो जाते हैं। रात वाला ज़रूरत भी पूरा हो जाता है, साथ में पैसे की ज़रूरत, दोनों ज़रूरतों को पूरा करने की रसवंती जो होती है हर वक्त प्रिंस को अपने ही झोंपड़े में बुलाती, हर वक्त रिश्ता रखवाती, फिर हर वक्त उसके हाथ में प्रिंस पैसा देकर ज़रूर चला जाता। अब यह सिलसिला चलते लगभग जब 6 साल का वक्त निकल जाता तो इसी बीच प्रिंस भी लगभग वही अब जाकर पूरे 22 साल की दहलीज पर पहुंच जाता। जब पहुंच जाता प्रिंस के जो माता पिता होते हैं उस समय एक अच्छी सी खूबसूरत लड़की देखकर प्रिंस की शादी भी करवा देते हैं। लेकिन जब शादी करवाते प्रिंस खूबसूरत लड़की को पाकर उसके ही प्यार में इस तरह दीवाना हो जाता कि अपने घर में दिन भर भी पड़ा रह जाता। लेकिन जब 3 महीने का वक्त बीतता है तो रसवंती को भी आभास होने लग जाता है कि लग रहा है प्रिंस का जो झुकाव है अपनी नई नवेली पत्नी की तरफ हो गया। और रसवंती को उस समय पैसे की काफ़ी ज़्यादा अभाव पड़ जाता है। पड़ने की वजह से रसवंती भी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब प्रिंस के ऊपर चलना चाहती थी, क्योंकि प्रिंस अब आ क्यों नहीं रहा है। तभी कुछ लोगों से सूचना फिर, लेकिन प्रिंस जो था जब उसके पास आता तो आने के बाद तुरंत ही रिश्ते कर लेती। अब करने के बाद पैसे तो लेती, लेकिन प्रिंस का जो मनमुटाव है अब जाकर धीरे धीरे रसवंती से कम होना शुरू हो जाता, आना जाना भी कम कर देता, जिसकी वजह से रसवंती अब उस समय हद से ज़्यादा करीबियाँ बनाने की कोशिश भी करती है। लेकिन उसकी जो करीबी होती है प्रिंस की तरफ दूर में बदल जाती है और प्रिंस से जाकर खुद उसके ही घर मुलाकात करती है। लेकिन उस समय उसको धमकियाँ दे रहे हुए और लफ्ज़ों में कहने लग जाती कि देखो प्रिंस, अगर तुम हमारी ज़रूरतें नहीं पूरा करोगे तो हम जो होता है इसकी जो सूचना होती है जाकर पूरे गांव में फैला देंगे। और प्रिंस यह बात जब सुनता है तो एकदम सन्न रह जाता है, लेकिन उस समय पूरी रात सो नहीं पाता और तुरंत ही रात में एक खतरनाक फैसला ले लेता। उसी फैसले के तहत जो होता है अपने ही गांव का रहने वाला उसका एक करीबी दोस्त होता है अजीत यादव, जो लंगोटिया यार होता है, उसे से जाकर रसवंती के बारे में पूरी आप बीती बात बता देता है। और रसवंती के बारे में जैसे ही अजीत यादव बात सुनता तो उसी समय रसवंती को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्रिंस और साथ में अजीत दोनों मिलकर तैयार हो जाते हैं और एक खतरनाक ही षड्यंत्र बनाते हैं। उसी षड्यंत्र के तहत अब इधर जो होता है
अब ठीक 27 अक्टूबर 2021 का ही अब दिन होता है। अब वही लगभग शाम का टाइम, शाम के टाइम प्रिंस जो था अपने दोस्त अजीत यादव को साथ लेता है, उसी झोपड़ी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों को एक साथ अब उधर जो होती है रसवंती देखती तो बड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि दोनों लड़के, दोनों मर्द उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उसी समय उसके हाथ में कुछ पैसे पड़ा करते हैं। पकड़ाने के बाद अजीत यादव और प्रिंस यादव दोनों मिलकर एक ही साथ रसवंती के साथ रिक्शा रखना शुरू कर देते हैं। जब रखने लग जाते हैं तो इसी बीच जैसे ही अजीत यादव उठता है, उठने के बाद पीछे खड़ा हो जाता है तो अपने ही पास रखा हुआ एक लाइलॉन की रस्सी लेता है और लेने के बाद उसी समय रसवंती के गले में लगाकर जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वही रसवंती हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। और उसी समय रसवंती का जो डेड बॉडी हो जाता है, वो डेड बॉडी को उठाकर मौके पर चारपाई के नीचे डंप कर देते हैं। और उसी समय रसवंती का मोबाइल और साथ में उसका टॉर्च लेकर प्रिंस साथ में अजीत यादव झोपड़ी से फरार हो जाते हैं। होने के बाद वो दूर जाते हैं, वहीं पर मोबाइल और साथ में वह टॉर्च रख कर अपने गांव में अपनी ज़िंदगी जीने की बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसे जीते जीते 2 हफ्ते का जब वक्त बीत जाता है, लगने भी लग जाता है प्रिंस और अजीत को कि अब हम पुलिस के हथकंडे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन पुलिस के हथकंडे चढ़ने के लिए पुलिस के पास काफ़ी सुराग लग चुके होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस और अजीत यादव पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का एकदम कलेजा थर्रा जाता है। थर्राने की वजह जो होता है जब पुलिस जान पाती है, और जानते ही पुलिस की छोटी मोटी बिना देर के प्रिंस यादव और साथ में अजीत यादव को ले जाती है, वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।